नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सही चैनल में। आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमिक्स से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पीएसयू का नाम अक्सर आप लोग सुनते होंगे। अगर आप लोग जानते हो कि भारत का सबसे बड़ा पीएसयू कौन सा है, अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि भारत का सबसे बड़ा पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर सबसे बड़ा अगर पीएसयू है तो आपको आंसर होगा, वो होगा रेलवे। पीएसयू के अंदर हमारे बैंकिंग सेक्टर भी आ जाते हैं, जो हम लोग बैंक वगैरह के बारे में जानते हैं। 12 बैंक आप लोग सुने होंगे। तो जो 12 बैंक हमारे, ये किसके अंदर, अगर पूछा जाए परीक्षा में कि बैंक हमारे क्या होते हैं, तो आप कहेंगे पीएसयू है। पीएसयू जो गवर्नमेंट बॉडी होती है उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं। गवर्नमेंट बॉडी जैसे एग्जाम्पल की तरह ले लें हम लोग एक नगर निगम की, अगर हम लोग बात करें तो नगर निगम को हम लोग पीएसयू में नहीं रखेंगे, ठीक है। ये फुल गवर्नमेंट बॉडी है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट जो होती है वो पूर्ण रूप से गवर्न करती हैं। लेकिन जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, जैसे कुछ कंपनियां जिसमें हम लोग महारत्न कंपनियों की बात करते हैं, नवरत्न कंपनियों की बात करते हैं, मिनी रत्न कंपनियों की बात करते हैं, इसको ये फुल गवर्नमेंट बॉडी नहीं होती है। इसमें जो गवर्नमेंट होती है उसकी 51% की भागीदारी होती है। ऐसे पढ़ेंगे, गवर्नमेंट की 51% की भागीदारी होती है। क्योंकि ये जो कंपनियां होती हैं इनका काम क्या है, प्राइवेट सेक्टर की तरह ही लाभ कमाना होता है। हालांकि जो फुल प्राइवेट सेक्टर के कंपनियां होती हैं वो सबसे ज़्यादा लाभ पर ही फोकस करती हैं। लेकिन ये कंपनियां क्या होती है, लाभ के साथ साथ, चूँकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, इसे सार्वजनिक कार्यों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। सरकारें इसका इस्तेमाल करती है कि किसी आपदा के दौरान इन पीएसयू का इस्तेमाल किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग कोरोना काल की बात करें तो बहुत से ऐसे पीएसयू थे जिनको ऑक्सीजन सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो थे उनका तो इस्तेमाल कर नहीं सकते थे। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, 100% क्या होता है, प्रॉफिट पे फोकस करते हैं। लेकिन जो पीएसयू होती है वो 100% प्रॉफिट पे फोकस नहीं होता है। हालांकि दोनों ही, जो हमारे फुल गवर्नमेंट बॉडी होती है और जो पीएसयू होती है, दोनों ही गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही हम लोग इसको बोलते हैं। अब मेट्रो की अगर हम लोग बात कर लें तो मेट्रो भी एक तरह का पीएसयू के अंदर ही हम लोग इसको पढ़ते हैं। मेट्रो को भी, जो भारत का रेलवे है, ये सबसे बड़ा पीएसयू होता है। तो इस तरह से आप समझ तो गए होंगे कि पीएसयू होते क्या हैं, सिंपल शब्दों में। लेकिन अब इसमें क्या है, कई कैटेगरी हैं। पीएसयू की भी कई कैटेगरी हैं। पीएसयू में कैटेगरी हम लोग देखेंगे तो 3 प्रकार की कैटेगरी, जिसमें मुख्य रूप से हमको 2 कैटेगरियों के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। वो है महारत्न और नवरत्न। मतलब कि महारत्न पीएसयू और नवरत्न पीएसयू, मतलब कि महारत्न कंपनी और नवरत्न कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। मिनिरत्न श्रेणी 1, श्रेणी 2 के उद्योग, ये सब उद्योग ही हैं एक तरह के, ठीक है। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, इसके नाम भी आपको पता होने चाहिए, कहाँ आपको याद होना चाहिए, चीज़ देखेंगे। जैसे महारत्न देखें हम लोग, तो महारत्न क्यों कह रहे हैं भाई, है तो सब पीएसयू ही, फिर भी क्यों इसको कैटेगराइज करें, क्यों महारत्न कह रहे हैं, क्यों नवरत्न कह रहे हैं, क्यों मिनी रत्न कह रहे हैं। उसके लिए कंडीशन है, उनके टर्नओवर हैं, किस तरह से प्रॉफिट दे रहे हैं, किस तरह से क्या लेवल है इन कंपनियों का, उस आधार पर तय किया जाता है कि कौन सी कंपनी या कौन सा पीएसयू जो है वो महारत्न होगा, नवरत्न होगा या मिनी रत्न होगा। तो महारत्न में चले जाएं, अगर हम शर्तें देखें। अब देखिए यहाँ पर सारी कहानी तो बहुत सामान्य सी थी, लेकिन जो आपकी परीक्षा प्रयोगी चीज़ें हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जैसे शर्तें हैं, तो शर्तों में सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए महारत्न कंपनी की पहली शर्त तो ये है कि पहले तो ये नवरत्न हो, मतलब कि पहला पड़ाव तो पार करके आए। नवरत्न पहला पड़ाव हो गया, मिनी रत्न पहला पड़ाव हो गया, फिर मिनी रत्न के बाद नवरत्न होना चाहिए आपके पास। नवरत्न के बाद फिर आपको महारत्न का दर्जा मिलेगा। तो इससे पहला पड़ाव तो ये पार करिए कि आप प्री तो निकाल लीजिए। तो नवरत्न क्या है, प्री निकाल लिया आपने, नवरत्न हो जाते। सिंपल से आप 3 चीज़ें याद रखिए दिमाग के अंदर, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो मिनी रत्न हो गए, फिर नवरत्न हो गए, नवरत्न के बाद फिर महारत्न आपको मिलेगा। तो कंपनी को महारत्न बनने के लिए नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, सबसे बड़ी कंडीशन। तो वो मोस्टली जितनी कंपनियाँ होती हैं वो शेयर बाजार में, जिसका टर्नओवर काफ़ी बड़ा होता है, वो शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो जाती हैं। तो महारत्न कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है कि सूचीबद्ध हो शेयर मार्केट के अंदर। फिर तीसरी कंडीशन है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना कारोबार
25,000 करोड़ रुपए का, उससे या ज़्यादा होना चाहिए, 25,000 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो महारत्न कंपनी के अंतर्गत हम लोग इसको स्टडी करेंगे। चौथी कंडीशन ये है कि पिछले 3 वर्ष, देखिए 3 वर्ष, अब यहाँ पर देखिए जो कोर पॉइंट जो दिमाग के अंदर रखना है, 2 चीज़ें जो मैंने ऊपर क्या बताया तो सामान्य चीज़ें, आपने इसको एक बार सुना तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, लेकिन जो वर्ष है जो परीक्षा में फंसाएगा वो यही फंसाएगा कि कितने वर्षों की बात की गई है, 3 वर्षों की बात की गई है। तो 3 वर्षों के दौरान उसका सालाना टर्नओवर जो है कारोबार 25,000 करोड़ का होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों के दौरान उसकी औसत सालाना शुद्ध संपत्ति कितनी होनी चाहिए। टर्नओवर तो अलग चीज़ है, लेकिन संपत्ति जो गेन है, शुद्ध लाभ जो है वो है 15,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए। तो 25,000 करोड़ और 15,000 करोड़, तो जाहिर सी बात है जब 25 दिमाग के अंदर रखेंगे तो इससे कम अमाउंट वाला जो 15,000 करोड़ है वो उसकी क्या होगी, सालाना शुद्ध संपत्ति होगी। फिर देखें नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कर अदायगी के बाद, क्योंकि अब 15,000 करोड़ रुपए, ठीक है 15,000 करोड़ रुपए उसने शुद्ध संपत्ति होगी, लेकिन टैक्स भी तो पे करेगा। तो कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। तो ध्यान दें 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो। तो पहली कंडीशन कि 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सालाना कारोबार होना चाहिए, मतलब कि पूरा व्यापार जो चल रहा है। अब व्यापार के अंदर तो वो भी है ना, जो आपने आपका रॉ मटेरियल वो भी जा रहा है, फिर रॉ मटेरियल जो आपने पैसा लगाया वो भी जा रहा है उसी के अंदर, लेकिन जो लाभ कमाएंगे वो 15,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए शुद्ध लाभ। लेकिन शुद्ध लाभ का तो फिर टैक्स भी तो पे करना है, तो 5,000 करोड़ रुपए। तो क्या क्या आंकड़ा है, पहला नंबर दिमाग के अंदर रखेंगे 3 वर्षों का, फिर 25,000 करोड़, फिर उसके बाद 15,000 करोड़, फिर उसके बाद 5,000 करोड़। तो इस तरह से याद रखेंगे आप लोग, मतलब 10,000 करोड़ रुपए माइनस करते जब 25 से 10,000 करोड़ रुपए माइनस किया 15,000 करोड़ रुपए निकले, 15,000 में 10,000 करोड़ रुपए माइनस किया 5,000 करोड़ रुपए निकले। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, महारत्न कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी के अपनी परियोजना, जो भी उसकी परियोजना चल रही है, के कुल मूल्य के 15% तक निवेश करने के लिए मुक्त होती। मतलब कि जो भी उसकी परियोजना की लागत है उसका सिर्फ 15% ही निवेश करेंगी कहीं पर, उससे ज़्यादा नहीं करेंगी। परंतु ये निवेश 5,000 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि कर अदायगी के बाद 5,000 करोड़ से ज़्यादा हो क्या सालाना शुद्ध लाभ कर अदायगी की बात, ये तो आपका मिनिमम रहेगा ही रहेगा कि निवेश आपका 5,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में ये तो आपकी कंडीशन है, जितनी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला नंबर तो महारत्न कंपनी की। फिर देखेंगे महारत्न कंपनियां कितनी हैं इस समय वर्तमान में, तो 11 नवरत्न महारत्न कंपनियां याद रख लीजिएगा। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो 11 महारत्न कंपनियां हैं, जिसमें से आप 11 के 11 नाम आपको याद होने चाहिए महारत्न कंपनियों में। पहली है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वेल, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पावर ग्रिड, और अंतिम देखेंगे पावर के नाम से ही 2 पावर, देखिए पावर के नाम से यहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, 2 पावर के नाम से 2 कंपनी है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड, मतलब PFCL, जो कि अभी हाल ही में इसको महारत्न का दर्जा दिया गया। मतलब कि महारत्न का दर्जा दिया, इसका मतलब ये है कि सारी शर्तें अभी हाल ही में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड ने हासिल कर ली है। अब देखेंगे नवरत्न की क्या कंडीशन है। पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में 5 वर्षों में से 3 वर्षों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की गई हो। इस कंडीशन जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, इसके अंतर्गत रेटिंग दी जाती है कंपनियों को, तो वो रेटिंग इसके द्वारा प्राप्त की गई हो, एवं 6 चयनित निष्पादन मापदंडों में 100 में से 60 या उससे अधिक का स्कोर किया हो। तो मापदंड कौन है 6 चयनित, कुल शुद्ध पूंजी में उसको रेटिंग अच्छी मिली हो, निवल मूल्य के अनुपात के रूप में निवल लाभ कितना है, इसमें रेटिंग अच्छी मिली हो,
कुल श्रम शक्ति लागत कितनी है, इसमें रेटिंग कितनी हुई, कितनी रेटिंग मिली है उसको। वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादन की लागत कितनी है, उसमें रेटिंग कितनी है। प्रति अंश आय जो है इसमें रेटिंग कितनी है, और अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन कैसा इसका रहा है, ये रेटिंग इसमें कैसी है किसी कंपनी की। क्योंकि इसी आधार पर तय होगा कि ये कंपनियां जो है आगे कितना लाभ कमाने वाली हैं, कैसा परफॉर्मेंस देने वाली। क्योंकि ऐसा है कि जब कोई कंपनी स्थापित की जाती है या सरकार गवर्नमेंट कोई जब कंपनी स्थापित करती है तो वो हमेशा नज़र बना के रखती है कि कैसा परफॉर्म कर रही है, परफॉर्मेंस देखती रहती है कि इसको हम अब नवरत्न का दर्जा देंगे या मिनी रत्न का दर्जा देंगे हम, या महारत्न का। तो परफॉर्मेंस देखती है उसकी किन किन बिंदुओं पर, अगर इसको परफॉर्मेंस अच्छी है तो फिर सरकार भी इसमें अपना पैसा लगाती रहती है, देखती कि हमको, वो फिर इसको प्रेफरेंस में रखती है कंपनियों को कि मुझे इसमें पैसा लगाना, क्योंकि इन चीज़ों में उसकी परफॉर्मेंस बेटर, पिछले रिकॉर्ड से बेटर है। तभी यहाँ पे लिखा जा रहा है कि 5 वर्षों में से 3 वर्षों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की हो इसने। और जो मानदंड है इसके, ये इसमें अच्छी रेटिंग इसको मिली है, अच्छे अंक मिले हैं। नवरत्न कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए या परियोजना के कुल मूल्य का 15% तक बिना सरकार की मंजूरी के निवेश करने की स्वायत्ता है। तो आप ये कंडीशन आप यहाँ पर भी देख चुके हैं। महारत्न के लिए भी वही है कि जितना टर्नओवर उसका है, जो परियोजना का जो लागत है पूरी परियोजना का, उसमें 15% वो क्या कर रही है, 15% निवेश कर दे रही है। ठीक है, इतना निवेश कर सकती है वो, ठीक है, अपनी परियोजना का नेक्स्ट किसी दूसरी जगह पर। तो इतना सरकार से स्वायत्त है कि सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसको 15% से अधिक अगर परियोजना को करना तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी है। तो ये 15% वाली कंडीशन दोनों के लिए है, महारत्न के लिए भी है और नवरत्न के लिए है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, जो कुछ कंपनियां हैं नवरत्न की, जैसे BEL है, MTNL है, EIL है, OIL है और SCIL है, और भी कंपनियां हैं। कुल 16 कंपनियां हैं नवरत्न की। याद के लिए वर्तमान में भी कुछ समय पहले तक 14 कंपनियां थी, 15 कंपनियां थी, अब वर्तमान में 16 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं और 11 जो है आपकी महारत्न कंपनियां हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, अब देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्या है। तो इम्पॉर्टेंट तो ये आपकी शर्तें हैं, शर्तें याद रखें, खासकर महारत्न कंपनियों की जो शर्तें हैं उसको याद रखें। दूसरी चीज़ ये है कि महारत्न कंपनियों के नाम क्या है, वो नाम पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी नहीं है। अगर दे दिया आयोग ने कौन सी कंपनी, अगर तो आपको ये 11 के 11 नाम याद होने चाहिए। नवरत्न में 16 कंपनियाँ, 16 कंपनियों के नाम नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 कंपनियों के नाम आप याद रखें, जैसे भविष्य में अगर आप मीन्स लिख रहे हैं और ऐसा कहीं जिक्र होता है कंपनियों का, तो वहाँ पर आप चीज़ें मेंशन करें तो आपके पास दिमाग में होना चाहिए कि MTNL किस प्रकार की कंपनी है, BEL किस प्रकार की कंपनी है, EIL किस प्रकार की, OIL किस प्रकार की है, SCIL किस प्रकार की कंपनी है। नवरत्न कंपनियां हैं या महारत्न कंपनियां हैं या मिनी रत्न कंपनियां, तो नाम आपको पता होना चाहिए कुछ उदाहरण के तौर पे, जिससे कि हम मेंस में लिख सकें। क्योंकि एग्जामिनर तो ये देखेगा कि आपने महारत्न, आपको कंपनियां पता भी हैं कि कौन सी कंपनी है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे आंसर्स जो होते हैं वो कहीं अलग से लिखे नहीं जाते हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं उसी से हम लोग निकालते हैं, अपने आंसर बनाते हैं। तो जब आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन चीज़ें पता होगी तभी आप आंसर लिखने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।